हाय एवरीवन। इससे पहली क्लास में हम अपने 110 से तक के जो सारे क्वेश्चन थे पेपर 1 के, जो हमारे 1 to 50 आते हैं, और जो आगे की ज्योग्राफी के थे, एकदम डिटेल में सोल्व कर चुके हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद हम पूरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि मान लो इसी कॉन्सेप्ट से अगर आपका नेक्स्ट ईयर में अब की बार रिपीट होकर क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, क्या आंसर की लैंग्वेज होती है, और क्या हम उसमें देख के समझ सकते हैं क्या पैटर्न हमारा चल रहा है। मतलब इससे हमारा क्या फायदा होगा, हम फालतू चीजें नहीं करेंगे। आप ये समझ लो हमने 150 क्वेश्चन करे हो तो हमारे 150 टॉपिक हो चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो अब देखो हम शुरू करते हैं अपना 1111 क्वेश्चन। ये इसमें पूछा हुआ है, द इकोसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ वोंथवन फायरवुड एंड टिम्बर प्रोडक्शन एंड क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो फॉल इन विच पेयर ऑफ जोन रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं, खुद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। ये नहीं है सिर्फ सुनना है, जब तक आप खुद वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरे ऑप्शन देखने हैं और फिर सोचना है इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको नहीं भी आता, पता ना कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं, फिर भी आप ऐसा ट्राई करो, क्योंकि 20% आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जो हम बार बार ये PYQ वगैरह करें उससे हमारा इतना होगा कि हम अपना GRF क्लियर कर सकते हैं, बस आपको फुल किसी के भी मार्क्स नहीं आते हैं। तो आप खुद आइडिया लगाने की सोचो कि कौन सा जोन इसमें से हो सकता है। ये देखो बात कर रहे हैं हमारे क्रॉप फार्मिंग विदाउट फेलो, फिर दूसरा हो जाएगा फायरवुड एंड टिम्बर प्रोडक्शन। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्योंकि देखो इसमें क्या है, हमारा जोन 2 और जोन 3। अब हम बाकी के जोन भी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अगर मान लो अब की बार हमारा दोबारा से रिपीट होगी क्वेश्चन आता है तो हम इसको आराम से कर पाए। देखो पूरा का पूरा मॉडल देखते हैं हम। जोन 1 में क्या है, मार्केट गार्डनिंग और डेयरी फार्मिंग, फिर है फॉरेस्ट्री, फायरवुड, टिम्बर, फिर हो जाएगा इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, क्रॉप रोटेशन, पास्चर। अब आपने याद कैसे रखने हैं, देखो सबसे पहले आप याद रखो उस टाइम की टाइम याद रखो, आज के टाइम के अकॉर्डिंग मत देखो। सबसे मेन वहां पे क्या होता था, ये मान लो मार्केट एरिया, यहाँ पे लोग रह रहे, सिटी है, सारा काम हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पास हमें क्या रखना है, पहले जो है मार्केट गार्डनिंग और डेयरिंग की। सिंपल सी बात है, आपको गार्डनिंग से क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल खाने के लिए चाहिए, और डेयरिंग मतलब कि आपको मिल्क चाहिए। अब तो आपका पैकेट के दूध आते हैं, ठीक है, उसके मतलब इतनी डेयरिंग या मार्केट गार्डनिंग हो कि आपको खाने के लिए फ्रूट सब्जियां मिल रही है और प्लस मिल्क मिल रहा है। तो ये वो हो गया हमारा जोन 1। फिर हम चलते हैं जोन 2 में। जोन 2 में हम क्या करेंगे, देखो फॉरेस्ट्री जो है, हम एकदम बीच में तो नहीं रख सकते, लेकिन है उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या है, जो खाना बना रहे हैं वो फायरवुड यानी कि लकड़ियों का यूज करके बना रहे हैं, टिम्बर का यूज करके बना रहे हैं। तो फ्रूट सब्जियां दूध तो हमने पहले जोन में कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, फायरवुड चाहिए, फॉरेस्ट्री चाहिए, वो हम रखेंगे जोन 2 से, ताकि वो हम एकदम सबसे पास जोन है, फटाक से यहाँ से फायरवुड मंगवा लेंगे और अपना यूज करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट जोन। नेक्स्ट जोन में अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम यहाँ करेंगे इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग, मतलब क्रॉप फार्मिंग वीट वगैरह करें। देखो वीट हमने साल में एक बार उगाए और पूरी सप्लाई हम यहाँ पे करवा सकते हैं, ये नहीं हमें डेली डेली यूज चाहिए उसका। फायरवुड हमें कभी कभी चाहिए, ठीक है। ये फ्रूट वेजिटेबल डेयरी हमें डेली चाहिए था, तो आप इस हिसाब से चीजें याद रखो। फिर हमारा नेक्स्ट वाले जोन में क्या आ जाएगा, क्रॉप रोटेशन। ये इंटेंसिव फार्मिंग हो रहा था अच्छा लेवल पे, जो हमने मतलब मेन हमारी जो क्रॉप हमने खानी है। फिर यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स है जैसे कि सीड्स वगैरह, उसको रोटेट कर करके जो एक्स्ट्रा हमें काम आएंगे वो हम कर रहे हैं। फिर एकदम लास्ट में हमारा आ जाएगा पास्चर्स, सबसे कम इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हमने याद करना होता है, रटनी नहीं होती है चीजें। अब आप बेशक आपके ये देखो हमसे पूछ रखा था फायरवुड और टिम्बर, और फिर आपके पूछेंगे फार्मिंग विदाउट फैलो, तो हमारे क्या थे जोन 2। जोन 2 में हमने देखा था क्योंकि लकड़ियां चाहिए हमें सेकंड नंबर पे। और फिर हमारा क्या था जोन 3 में, हमारा क्या था, हम क्रॉप फार्मिंग करें लेकिन बिना फैलो के कर रहे हैं। अब हमारा आ जाता है थाईलैंड कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2025 अकर्ड इन विच जियोपॉलिटिकल रीजन ऑफ मैकेंड्रा। तो देखो हम हार्टलैंड तो बहुत बार करते, अच्छे से रट लेते, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कौन सा एरिया आ रहा है, तो इन लोगों ने घुमा के दिखाया। तो आपने देखना होगा थाईलैंड और कंबोडिया किधर है, तो आपको वर्ल्ड मैप की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कहाँ पे क्या है ये।
तो ये हमारा आ जाएगा आउटर क्रीसेंट में। अब हम देखेंगे और बाकी की जो हमारी कंट्रीज है, क्योंकि हो सकता है ना कहाँ से आ सकता है हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए। हार्टलैंड में हमारा आता है सेंट्रल यूरेशिया, मतलब जो यूरोप और एशिया का जो एकदम सेंटर पार्ट है वो हमारा हाइट हो गया, ठीक है। इनर क्रीसेंट मतलब अंदर का क्रीसेंट क्या हो जाएगा फिर यूरोप। देखो यूरेशिया, यहाँ पे यूरोप सिर्फ अंदर अंदर का था। मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, मतलब एशिया और यूरोप सिर्फ यहाँ पे तो सेंटर क्या है, ये बाहर क्या है इनर के। फिर आउटर में हमारे आ जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और हमारे थाईलैंड, कंबोडिया कहाँ आते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट देखो ये क्या है, हमें मैच करने को दे रखी है। आप आइडेंटिफाई करो इनको। रैंडम कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड, परपसिव और सिस्टमेटिक। इन वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, अगर आपको मान लो चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, एक दो आ रहे, उसी से एलिमिनेट करो। तो हम रैंडम देख लेते हैं। हम रैंडम देखते हैं कि यूं ही हम सिंपल सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो रैंडम में क्या हो जाएगा, सबको इक्वल चांस मिलता है, इक्वल चांस होगा इसमें। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा में हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और फिर उसमें से हम सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे। तो देखो हम कर देंगे डिवाइडिंग इनटू ग्रुप और फिर उसके सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या है परपसिव, परपसिव में ना हमारे पास हमें पर्पस होता है कि हमें इसी ही टाइप का डाटा चाहिए होता है, तो सबसे कम हम यहाँ पे मिनिमल इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। अब हमारा एक बच गया है सिस्टमैटिक, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, नंबरिंग ई सब्जेक्ट एंड सेलेक्टिव एवरी kth सब्जेक्ट, हम इसमें सब ये करेंगे सेलेक्ट। देखो रैंडम का इक्वल चांस, स्ट्रेटिफाइड का पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप, परपसिव मिनिमल इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक हम हर एक के सब्जेक्ट को, मतलब हर फिफ्थ को, हर टेंथ को, हर 15th को, ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज AR6, ये रिपोर्ट किस ईयर से रिलेटेड है, ये हमारी हो जाएगी 2023 में। AR6 याद रखो, 2 3 जा 6। इसी से रिलेटेड हमारी और रिपोर्ट जो अब हो सकता है रिपीट होके आ जाए। AR4, 4 हमारा 7 में हो जाएगा, ठीक है। 5 हमारा 2014 में, AR6 हमारा ये 2023 में, 7 में, 14 में और ये 2023 में। अब हम देखो ये थ्योरीज किस किसने दी है, बहुत ईजी है ये, हम सबको पता है। स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, डिक्लाइन डी से हमारा है डेविस, तो ये हो जाएगा स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। फिर है स्लोप रिप्लेसमेंट, ये है पैंक की, रिप्लेसमेंट पैंक की। रिट्रीट किंग का, ये भी हमने पहले ट्रिक से ऑलरेडी किया हुआ है। फिर हमारा ग्रेड एट जी से, और ये क्या हो जाएगा हमारा गिलबर्ट। तो हम किंग को क्या बोलते हैं, अच्छे से ट्रीट करो, तो हमारा किंग वाला हो गया। और ये रिप्लेस कौन बोल रहा है, रिपैंक बोल रहा है, रिपैंक, ठीक है। अब हमने इनको अरेंज करना है। सबसे ज्यादा यहाँ पे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण मिजोरम का है, फिर हमारा आ जाएगा गुजरात का, फिर है हमारा वेस्ट बंगाल का और फिर है हमारा पंजाब का। अब ये जो हमने एरिया है उनको मैच करना है। मोहवक वैली ये हमारा हो जाएगा USA, ओ वैली इटली, इसका नाम तो ऑलमोस्ट सबने सुन रखा होगा। रूर वैली ये है हमारा जर्मनी में, लोरेंस वैली ये हमारा हो जाएगा कनाडा में। अब ऐसा हो जैसे लोरेंस बिश्नोई का आप नाम सुनते हैं ना, वो कहाँ है, कनाडा में, उसके लिंक हम कहते हैं पंजाब जू के साथ। तो ऐसे करके कुछ भी ट्रिक करके ओ इटली का हो गया हमारा। ऐसे कुछ भी ट्रिक बनाओ अपने हिसाब से, इनको याद करने की कोशिश करो, और एक दो भी आते हैं तो उनसे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब ये हमने अरेंज करने हैं
लोवेस्ट टू हाईएस्ट मॉइस्चर इंडेक्स। तो सबसे लो हमारा हो जाएगा ड्राई, सिंपल सी बात है, ड्राई सब ह्यूमिड है तो सबसे कम मॉइस्चर। फिर हो जाएगा हमारा मोइस्ट सब ह्यूमिड, फिर हमारा हो जाएगा ह्यूमिड, और फिर है हमारा पर ह्यूमिड। देखो इंसोलेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, सिंपल सी बात है। इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, मैक्सिमम कब होती है ये, जब सन रेज वर्टिकल होगी, सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा और एनर्जी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पाथ थ्रू एटमोस्फेयर ही शॉर्टेस्ट होगा। अदर ऑप्शन क्यों वो गलत है, हमारे रिफ्लेक्शन बैक टू ये कम करता है इंसोलेशन को। लॉन्ग वेव रेडिएशन का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और ये क्या करता है, जो ये आपकी वेवलेंथ वगैरह दे रखी है लास्ट में, इसका क्या मतलब है, रेंज नहीं बता रहा हमारा, मतलब इस क्वेश्चन से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। अब देखो, इट सिग्निफाइज इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद वर्कप्लेस इनोवेशंस in involving division of labor, standardization, assembly line production and precision। तो ये कौन बता रहे हैं, वर्क प्लेस इनोवेशन की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्डिज्म। हम बाकी समझ लेते हैं। फोर्डिज्म देखो बेस किस पे होता है, मास प्रोडक्शन पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, असेंबली लाइन प्रोडक्शन पे, डिवीजन ऑफ लेबर पे, प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग पे। ये किसने डेवलप करी थी, हेनरी फोर्ड ने। देखो एक्टर नेटवर्क जो थ्योरी होती है वो सोशल थ्योरी से रिलेटेड है, कमोडिटी चेन प्रोडक्शन नेटवर्क से, एग्लोमरेशन इकोनॉमी, बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग।